यहाँ हम देखते हैं एक इंसान को उसका मास्टर डांट रहा होता है, जिसे वो ओरेकल भी कहता है। और ये लोग अरोरा ऑर्डर के मेंबर हैं। इसका मतलब ये एक बुरे लोगों का ग्रुप है। यहाँ हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे थे डायरी से रिलेटेड, जहाँ कि इन लोगों ने उस डायरी को जानने के लिए 3 चमचे रखे थे, जिनका नाम था क्लेन, वेल्च और नाया। लेकिन वेल्च और नाया मर चुके थे, बस क्लेन ही बचा था। और इन लोगों को ये भी पता चल गया था कि नाइटमेयर के पास वो डायरी पहुंच चुकी है और ये काम पक्का क्लेन ने किया होगा। यहाँ हम देखते हैं ओरेकल कुछ करता है, जिसके कारण वो इंसान वो अपनी ही 2 उंगलियां खा जाता है। यहाँ हम देखते हैं ये लोग अब क्लेन को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अगली सीन में हमें क्लेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि ओल्ड नील से मिलने आया था। आज उसका था डे 2। आज ओल्ड नील उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक करना सिखाएगा। अगर कोई बिगनर है तो उसको करने के लिए कुछ सहारे के लिए कुछ सामान चाहिए होगा। यहाँ देखते हैं सारे के सारे मटेरियल्स उस डेस्क पे पड़े हुए थे। इस रिचुअल्स को करने से पहले उन्हें प्रेयर भी बोलनी पड़ेगी। एक बात का ध्यान रखना, किसी अनजान आइडेंटिटी से कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि तुम मर भी सकते हो। यहाँ देखते हो ओल्ड नील वो रिचुअल शुरू कर देता है और वो एवरनाइट गॉडेस से रिक्वेस्ट करता है 30 पाउंड की, जो सुन के क्लीन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं अचानक ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ओल्ड नील के रास्ते में एक मोटा सा पर्स पड़ा हुआ था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा था। यहाँ हम देखते हैं उस पर्स का मालिक वहाँ आ जाता है और खुशी खुशी ओल्ड नील उसे पर्स पकड़ा देता है, जिसके कारण वो उसे 30 पाउंड दे देता है। इससे ये तो पता चल गया था कि गॉड ने उसकी बात सुन ली थी। अगर तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो तो तुम गॉड से क्या मांगोगे, कमेंट में जरूर बताना। यहाँ क्लीन सोच रहा होता है कि ये तो बंदा सही कह रहा था, गॉड ने इसकी बात भी सुन ली। लेकिन क्लीन मनी मन सोच रहा होता है कि रोज़ेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर पोशन को डाइजेस्ट करना है तो उसकी तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं तो सीयर पाथ का बियॉन्डर हूँ। सीयर मतलब भविष्य देखने वाला। और यहाँ हम देखते हैं फॉर्चून टेलर भी वही लोग होते हैं जो भविष्य देख सकते हैं, लेकिन उनको भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कार्ड्स की। लेकिन सीयर बियॉन्डर तो वो होते हैं जिन्हें किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंसान को देख के ही उनका भविष्य बता सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक लड़की वहाँ आती है जो कि क्लेन को इन्वाइट कर रही थी भविष्य देखने वाले क्लब में। यहाँ हम देखते हैं एक बंदा क्लेन को देखते ही बोलता है कि तुम जहाँ जाना चाहते हो उसमें काफी टाइम लगेगा। क्लेन समझ गया था कि उसे अपने पुराने वर्ल्ड में जाना है तो काफी टाइम लगेगा। यहाँ देखते हैं वो इंसान काफी देर से खांस रहा होता है, तो क्लेन अपनी पावर से बोलता है तुम्हारे लंग्स खराब होते जा रहे हैं, डॉक्टर के पास चले जाओ। और यहाँ हम देखते हैं कि क्लेन इन्हें बताता है कि मैं भी एक सीयर पाथ का बियॉन्डर हूँ, और क्लेन सोच रहा होता है कि मैं भी यहाँ ज्वाइन हो जाता हूँ। यहाँ हम देखते हैं क्लेन यहाँ ज्वाइन हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की बताती है कि मिस्टर विंसेंट ने बताया था कि वहाँ एक सबसे तगड़ा सीयर पाथ का बियॉन्डर आने वाला है, लग रहा है वो तुम ही हो। विंसेंट वही इंसान है जो कि यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अभी अपनी चेहरों का क्लास ले रहे होंगे मैजिक मिरर के बारे में। यहाँ हम देखते हैं विंसेंट को हमें दिखाया जाता है जहाँ विंसेंट मिरर के बारे में बता रहा होता है। मिरर एक ऐसी चीज है जो कि हमारी दूसरे वर्ल्ड से जुड़ने का रास्ता बन सकता है। यहाँ हम देखते हैं विंसेंट एक लड़की को गिफ्ट दे रहा था जिसके रेड हेयर थे। यहाँ हम देखते क्लेन को नोटिस हो गया था कि उस बॉक्स में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ हम देखते हैं इस रेड हेयर वाली लड़की का नाम सेलिना था, जो अपनी दोस्त से बात कर रही थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। वो लड़की क्लेन को देख के काफी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि ये उसी की बहन की दोस्त है। यहाँ हम देखते हैं विंसेंट फ्री में क्लेन का भविष्य देखता है। जो तुम खोज रहे हो उसका रहस्य 2 वर्ड में छुपा हुआ है, फैमिली और गैदरिंग। यहाँ देखते क्लेन को ये चीज सुन के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत ही वहां से वो जाने लग जाता है। यहाँ देखते विंसेंट की 2 उंगलियां कट चुकी थी, जो कि हमने बहुत पहले देख लिया था। यहाँ हम देखते हैं विंसेंट का पूरा प्लान परफेक्ट काम कर रहा था, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा होता है। यहाँ क्लेन सोच रहा होता है अब मैं लोगों की नजरों में सीयर बियॉन्डर बन जाऊंगा, जिसके कारण मेरा पोषण जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और मैं और ताकतवर बन जाऊंगा। मुझे अपनी पुरानी दुनिया में जाना है तो उसका रास्ता मेरे हिसाब से ग्रे फॉग में होना चाहिए। यहाँ क्लेन सोच रहा होता है कि लक इंचेंटमेंट में उसे अपना नाम डाल देना चाहिए। यहाँ देखते क्लेन के रूम के दरवाजे पर उसकी बहन थी जो कि उसे इनवाइट करना चाहती थी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में। यहाँ देखते क्लेन उसे हाँ कर देता है क्योंकि काफी दिनों से वो अपनी फैमिली से काफी दूर था, थोड़ा बहुत तो उसको फैमिली के साथ रहना चाहिए। यहाँ देखते हैं आज मंडे था, इसका मतलब क्लेन को मीटिंग करनी थी। हम देखते हैं वो तीनों के तीनों उस मीटिंग में वापस आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं ऑल्गर सेलर पाथ के सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है। यहाँ हम देखते हैं ऑर्डरी भी स्पेक्ट्रेटर सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर बन चुकी है। हम देखते हैं ऑर्डरी क्लेन से 3 सवाल पूछती है। पहला सवाल कि बियॉन्डर्स बनने के बाद हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑल्गर बताता है स्पेक्टेटर का मतलब दूर से लोगों पे नजर रखना है, तुम्हें उसके नाम का मतलब जानना पड़ेगा। देखते क्लेन एक तगड़ा सा डायलॉग मार कि अगर तुम्हें पोषण डाइजेस्ट करना है
तो उसी की तरह तुम्हें रिएक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं ये लोग क्लेन को थैंक यू कहते हैं क्योंकि क्लेन ने इनके लिए एक बहुत बड़ी बात बताई थी। ऑड्री दूसरा सवाल पूछती है कि अगर कोई एनिमल पोशन पी ले तब क्या होता है। यहाँ हम देखते हैं ऑल्गर बताता है कि पोशन पीने के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो वो मर जाएगा या वो मॉन्स्टर बन जाएगा। अगर वो मरा नहीं है तो इसका मतलब वो अब एक बियॉन्डर बन चुका है। मेरा तीसरा सवाल, अभी लियोन राज्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्ट पे अनपढ़ गंवार लोग बैठे हुए हैं। क्लेन इसका इजी सा आंसर बताता है कि तुम एक हाई लेवल टेस्ट रखो जिसके कारण बस पढ़े लिखे लोग उस राज्य को चला पाए। यहाँ हम देखते हैं क्लेन इन दोनों को कुछ काम देता है। पहला काम, तुम रोजेल की डायरी ढूंढो। ऑल्गर इसे देख के काफी शॉक हो गया था। क्या ये इंसान डायरी भी पढ़ सकता है? ये इंसान कितना ओरा फार्मिंग करेगा? बस भाई बस। और दूसरा काम, तुम्हें संडे को तुम्हें एक रिचुअलिस्टिक मैजिक करना है, लेकिन उसमें तुम्हें मेरी पूजा करनी है। आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है, चलो अपने अपने जगह पे जाओ। यहाँ देते क्लेन और क्लेन का भाई और उसकी बहन तीनों ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ देते ये दोनों भाई अपनी बहन को एक प्यारा सा ड्रेस दिलवाते हैं। और यहाँ देते ये अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ देते क्लेन को कुछ सुनाई देता है। कोई इंसान प्रेयर कर रहा होता है। क्लेन को समझ आ जाता है वो कौन कर रहा था, और कोई नहीं, ऑल्गर कर रहा था भाई। यहाँ देते एलिजाबेथ क्लेन से कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगी, तुम एक बियॉन्डर बन चुके हो। यहाँ देते सेलिना अपने रूम में वो गिफ्ट खोलती है जो कि विंसेंट ने दिया था। यहाँ देते उस बॉक्स में एक मैजिकल मिरर निकलता है। यहाँ देते सेलिना विंसेंट का बताया हुआ मैजिकल वर्ड्स पढ़ती है जिससे वो टू क्रिएटर से बात कर सके। और अचानक ही उसके रूम का मिरर विंसेंट के मिरर से कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ विंसेंट ने ये जाल क्लेन के लिए बनाया था। यहाँ हम देखते हैं कि क्लेन को पता चल जाता है वो मिरर कुछ अलग ही मिरर था। और यहाँ हम देखते हैं सेलिना एक मॉन्स्टर बनने वाली थी। क्लेन सोच रहा होता है कि अगर उसे सेलिना को ठीक करना है तो उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक करना पड़ेगा, जिसका मतलब मुझे एवरनाइट गॉडेस से हेल्प मांगनी पड़ेगी। लेकिन रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए होगी, लेकिन सेलिना के रूम में सारी सामग्री पड़ी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं वो मिरर मेलिसा और एलिजाबेथ को बेहोश कर देता है। यहाँ हम देखते हैं क्लेन एवरनाइट गॉडेस से हेल्प मांगता है कि वो सेलिना को ठीक कर दे। और अचानक ही सेलिना क्लेन के ऊपर हमला कर देती है। और विंसेंट सेलिना के बॉडी से क्लेन से बात कर रहा होता है। चलो मुद्दे पर आते हैं। एंटिगोनस डायरी में तुम्हें मिला क्या था, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ देखते हैं क्लेन की सारी पावर खत्म हो गई थी, लेकिन अचानक ही ऑड्री प्रेयर कर रही होती है क्लेन के लिए, जिसके कारण क्लेन के पास ग्रे फॉग की पावर आ जाती है। तुक्के तुक्के में ही ऑड्री ने क्लेन को बचा लिया था, नहीं तो आज क्लेन का पत्ता कट जाता। यहाँ देखते हैं विंसेंट क्लेन के सामने कमजोर पड़ा था, जिसके कारण वो अपना हाथ काट के फेंक देता है मिरर में। लेकिन अचानक ही क्लेन एवरनाइट गॉडेस के रिचुअल को कंप्लीट कर लेता है और उनसे बोलता है कि वो सेलिना को बुरी शक्तियों से आजाद कर दे। यहाँ हम देखते हैं उस मिरर को भी क्लेन आराम से फोड़ देता है। और यहाँ हम देखते हैं तीनों की तीनों लड़कियां सेफ थी। यहाँ हम देखते हैं विंसेंट का प्लान फ्लॉप हो गया था। विंसेंट के पास ओरेकल वापस आता है जिसका नाम मिस्टर जेड भी था, और तुरंत ही वो विंसेंट का पत्ता काट देता है। उसी वक्त वहाँ डन स्मिथ आ जाता है। क्लेन उसे सब कुछ बताता है डिटेल में। सब कुछ बताने के बाद डन स्मिथ विंसेंट के घर पे जाता है, लेकिन वहाँ ये लोग देखते हैं कि विंसेंट मर चुका था। यहाँ देखते हैं उस मिरर पर कुछ वर्ड्स लिखे थे, ट्रू क्रिएटर लिखा हुआ था। यहाँ देखते हैं डन स्मिथ विंसेंट के मन के अंदर झांक रहा होता है। यहाँ देखते हैं डन स्मिथ ट्रू क्रिएटर की थोड़ी बहुत झलक देखता है, जिसके कारण उसकी आंखें चौंधी आ गई थी। अगली सीन में हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ की ऑड्री रहा करती थी। यहाँ पे ऑड्री एक अमीर लड़की थी, लेकिन आज इनके यहाँ एक फंक्शन था जिसके कारण ऑड्री मस्त चकाचक कपड़े पहन लेती है और अपने कुत्ते सूजी के साथ खेलने लग जाती है। और यहाँ हम देखते हैं जैसे वो खेल रही होती है, अचानक उसे एक आवाज आती है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, रुक जा रुक जा। शौक हो जाती है और अचानक ही वो अपने कुत्ते की तरफ देखती है। हीला, मैं इसकी बात समझ पा रही हूँ। यहाँ हम देखते हैं एक थिएटर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही तगड़ा ड्रामा चल रहा था जो कि बेस्ड था अल्फा अल्फा ट्रेजेडी पर। ये इतना तेजस्वी सा नाम अल्फा अल्फा, ये एक जहाज का नाम था। अचानक उस जहाज पे कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए। और यहाँ हम देखते हैं एक इंसान ने उनको बचा लिया जिसका नाम था ट्रेस। यहाँ हम देखते हैं ऑडियंस में क्लेन और डन स्मिथ दोनों थे। जब से डन स्मिथ ने ट्रू क्रिएटर को देखा है तब से उसका हाजमा बिगड़ा पड़ा है, सुबह से दस्त लग रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कहानी शिफ्ट होती है एक हफ्ते पहले पे, जिस दिन उसके पास
उसकी पहली कस्टमर आई थी जिसका नाम था एना, जिसका पति जॉयस एक हफ्ते पहले ही अल्फा अल्फा पे सफर कर रहा था, लेकिन अब तक साला वो वापस नहीं आया। बुढ़ा, तुम बस मुझे ये बता दो वो जिंदा है कि नहीं जिंदा है। यहाँ हम देखते हैं क्लीन अपनी पावर्स यूज करके उसे पता लगा लेता है। इसी जहाज पे जो हमला हो रहा था अचानक ही वो वहां से कूद जाता है, जिसके कारण वो बच जाता है और कुछ दिनों में वो तुम्हारे पास ही आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं डन स्मिथ और क्लेन को शक हो रहा था ट्रिस के ऊपर कि अल्फा अल्फा के केस में पक्का ट्रिस का कुछ हाथ है। तो यही ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम ऐसे ही किसी पे नाम नहीं लगा सकते, उसके लिए कोई पक्का सबूत होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं एना और जूइस दोनों आए थे ट्रिस से मिलने, उनकी वजह से उसकी जान बची है। मिलती है ना अपने पति देव को क्लीन और स्मिथ से भी मिलवाती है। बुड्ढे, मिलने इनसे मिलने, इन्होंने ही बताया था तू जिंदा बच गया है, तू घर आ रहा है। शकल देखते ही पता चल रहा था इस बुड्ढे की कि कुछ तो उसके साथ गड़बड़ हो रखी। यहाँ हम देखते हैं वो बुड्ढा क्लीन को कोपचे में जाता है कुछ बात करने के लिए, और वो उसे बताता है कि जब से मैं अल्फा अल्फा से आया हूँ तब से मेरे को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अपनी पावर्स यूज करके उसके माइंड में जाता है और वो वहाँ देखता है ट्रिस की वजह से ही उस अल्फा अल्फा पे इतने सारे लोग मारे गए हैं। हम देखते हैं अचानक ही क्लाइंट किसी दूसरी जगह पे आ जाता है जहाँ की वो एक बड़ी सी थ्रोन को देखता है। उसे बार बार कुछ वर्ड सुनाई दे रहे थे, हॉर्नेकिस फ्लैगिरा। यहाँ हम देखते हैं यहाँ से मीटिंग खत्म करके ही क्लेन डन स्मिथ को बता देता है अल्फा अल्फा शिप के कांड के पीछे ट्रिस का ही हाथ है। लेकिन एक मिनट, हम पे कोई सबूत नहीं है क्योंकि वो इतना पॉपुलर है, बिना सबूत के हम उसे गिरफ्तार नहीं करा सकते। उसके लिए हमें काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों को तो पता ही होगा डन स्मिथ और क्लेन किस डिवीजन में है, जिसे नाइट हॉक कहा जाता है, और ऐसी मैंडेटेड पनिशर। तीसरा, द मशीनरी हाइव नाइट। अगली सीन में ट्रेस का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था मखमली तकियों के साथ, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असैसिनेशन पाथवे का सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है। इसकी पावर ये है कि वो किसी के भी बीच में झगड़ा करा सकता है। यहाँ देखते एक लड़की ट्रिस को एक काम देती है, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें सीक्वेंस 7 का पोशन दूंगी। इसका नाम था विच। अगली सीन में हम देखते हैं कि क्लेन ओल्ड नील के साथ ब्लैक मार्केट में आया था जहाँ की बियॉन्डर्स के लिए कुछ सामान चाहिए होता है। हम देखते क्लेन अपने भाई बहनों के लिए एक पेंडेंट ले लेता है जिसके कारण उनकी रक्षा हो सके। यहाँ हम देखते उस मार्केट में ट्रिस भी था जो कि कोई सामान खरीदने के लिए आया था, और यहाँ हम देखते ट्रिस को पता चल जाता है कि उसका लोग पीछा कर रहे हैं। ऐसे तैसे करके ट्रिस वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे भी निकला तो उसको एक गोली तो लगी गई थी। जाते जाते क्लेन के हाथ में ट्रिस की टोपी पड़ जाती है। यहाँ हम देखते हैं अगली सीन में क्लेन अपनी पावर्स यूज करके ट्रिस की जगह ढूंढ रहा होता है। डन क्लेन को बताता है ट्रिस डीमनेस सेक्ट का मेंबर है, ये लोग भी डीमन गॉड को पूजते हैं, प्रिमोडियल डीमनेस। लेकिन एक बात बड़ी दिक्कत देने वाली है कि इसमें जितने भी सारे हाई लेवल बियॉन्डर्स है सब के सब अबला नारी है जो कि कुंवारी है, और वो काफी ज्यादा हैवी भी है। मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा बह गया, सॉरी। यहाँ पे बात करते करते वो सही जगह आ जाते हैं और सभी लोग ट्रेस को ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं, बस क्लेन को छोड़कर। और अचानक ही हम देखते हैं क्लेन से एक अबला नारी टकरा जाती है जिसके बहुत ज्यादा बड़े थे। सॉरी गलत चीज बता दी, माफ करना क्लेन। लेकिन पूरा घर छान मारा, ट्रेस का नामो निशान नहीं है, लग रहा है वो फरार हो गया। काफी दिन तक वो तलाश करते रहे ट्रेस कहाँ है, लेकिन इन लोगों को निराश होना पड़ा क्योंकि ट्रेस गायब हो गया था, जिसके कारण उन्हें ये केस बंद करना पड़ा। ऐसी समय गुजरते गुजरते काफी दिन बीत गए थे और उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो हर हफ्ते में एक बार डिविनेशन क्लब जाता है जिसके कारण उसका पोषण जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पे क्लेन की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि वो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था कि वो ग्रे फॉग के पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाए, लेकिन अभी भी वो कंट्रोल करना नहीं सीखा था। यहाँ हम देखते हैं उसने थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस भी सीख लिया था, लेकिन अचानक ही लाइफ में आ जाता है ट्विस्ट, जैसा कि तुम्हारी लाइफ में आता है। क्लेन के घर पे आता है लेनार्ड एक बैड न्यूज लेकर। पिछले 2 हफ्तों से इस शहर में काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो जितने भी लोग थे या तो गरीब थे या तो बीमार थे, और इन लोगों की मौत बड़ी ब्रूचुअलिटी से हो रही थी। ये सब क्लेन को देखते ही क्लेन को अपने दिन याद आ गए कि इन्हीं सब के कारण उसकी माँ भी गुजर गई थी। यहाँ हम देखते हैं क्लेन अपनी पावर्स यूज करके जान जाता है कि इन लोगों के पीछे किसका हाथ था, और ये बस एक ही का हाथ था। वो थी एक अबला नारी जो थी सब पे भारी। अचानक ही क्लेन के माइंड में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया जैसे ही क्लेन बोलने वाला था उसी वक्त लिनार्ड बोलता है कि मेरे और क्लेन के पास एक बहुत बड़ी आइडिया है। वेल, ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि सब लोग मारे जा चुके हैं और ये जितने भी लोग थे सब गरीब थे, और ये लोग एक ना एक दिन तो मरने वाले थे, लेकिन उनके टाइम से पहले ही लोगों ने मार दिया। शायद उन लोगों पर कोई नजर रख रहा था, या तो मुझे ऐसा लगता है
कि वो एक बहुत बड़ा रिचुअल कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं लेनार्ड क्लेन की काफी ज्यादा तारीफ करता है। आज से अपन दोनों चड्डी बड्डी भाई। डन थोड़ा अंदाजा लगाता है लाइफ थेफ्ट का रिचुअल परफॉर्म करना चाहते होंगे, हमें जल्दी से अल्टर को ढूंढकर वो रिचुअल को बंद करना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं क्लेन अपनी पावर्स यूज करके अल्टर की लोकेशन रिवील कर देता है इन लोगों के सामने। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की वहाँ छुपी हुई थी, लेकिन अचानक ही वो गायब हो जाती है और इनके एक बंदे को घायल कर देती है पीछे से। लेकिन अचानक ही कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। ये सब तो था गेंजित्सु जो कि डन स्मिथ उस लड़की को दिखा रहा होता है, और अचानक ही वो लड़की सपने से बाहर आ जाती है। अपना थोड़ा ब्लड निकालने के बाद क्लेन एक चीज नोटिस करता है कि सारे बियॉन्डर्स मिलकर भी इस लड़की को हरा नहीं पा रहे हैं। इससे ये तो पता चलता है कि लड़की इनसे ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ लेते लड़की गॉडेस को बुलाने के रिचुअल करती है, जिसके कारण उस कैसल से काफी सारी घोस्ट बाहर निकलती है। अचानक ही वो लड़की इन लोगों को चकमा दे के भाग जाती है, और जाते जाते वो लेनार्ड को एक गिफ्ट दे के चली जाती है। वैसे तुम हैंडसम तो बहुत हो। और उसी वक्त लेनार्ड उस गिफ्ट को अपनी तरफ से हटा देता है। वहां से वो लड़की डीमनेस की मूर्ति और अपने आप को गायब कर लेती है। और यहाँ हम देखते हैं क्लीन अपनी पावर्स यूज करके उस लड़की के बारे में जान रहा होता है। क्लीन समझ आता है ये वही लड़की थी। अरे ये तो वही अपना नारी है, इसका बहुत वेट था। अरे वापस भूल गया मैं। यहाँ क्लीन को एक चीज समझ आ गया था कि ट्रिस असैसिनेशन पाथ का सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है, जिसके हाथ में सीक्वेंस 7 का पोशन पड़ चुका है, जिसका नाम है विच। इस पोशन को पीने के बाद इंसान अपना जेंडर बदल सकता है। वो कभी भी लड़का बन सकता है और कभी भी लड़की। तो इससे हमें ये चीज पता चल जाता है कि उस दिन वो वहां से गायब नहीं हुआ था, वो उस लड़की के रूप में ही था जो कि क्लेन से टकरा गई थी अपने माल के साथ। इसलिए तो इनकी गैंग में सबके सब लड़कियां ही है। यहाँ हम देखते ट्रेस अपनी लड़की होने के फायदे उठा रहा था। इसकी खूबसूरत सी शकल और फिगर देखकर लोग इस पे मोहित हो गए थे। और अगली सीन में हमें क्लेन के टीचर को दिखाया जाता है, वही एसएसटी वाले टीचर एजिक। यहाँ देखते वो अपनी क्रिएटिव माइंड से एक चित्र बना रहे थे, और वो बना रहे थे एक बड़ा लंबा चौड़ा सा कैसल। लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अगली सीन में हमें क्लेन को दिखाया जाता है जो कि लामोड कैसल में जा रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि क्लेन की नई कस्टमर एलिजाबेथ थी, जिसको काफी डरावने सपने आ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं क्लेन अपनी पावर्स यूज करके देखता है, उसे एक बड़ा सा कैसल दिखता है और वहाँ काफी सारे घोस्ट भी दिखते हैं उसे। यहाँ देखते हैं उसी नाइटमेयर को मारने के लिए ये तीनों के तीनों नौजवान आए थे इस कैसल में, और इनके साथ साथ ये लोग एक आर्किटेक्ट को भी लाए थे जिसका नाम है म्यूटेटेड सन सैक्रेड एम्बलम। इसकी एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज भी है। अगर कोई भी घोस्ट इसके रेंज में 1 मिनट भी रह लिया और अपने आप ही वो मारा जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी बियॉन्डर 6 घंटे तक अगर इसके सामने रहा तो अपने आप ही वो पागल होकर मर जाएगा। इनके पास काफी कम टाइम है। अचानक इन लोगों के सामने वो घोस्ट प्रकट हो जाता है जिसका सर भी नहीं तो इसे सरकंडा कहेंगे। यहाँ हम देखते हैं क्लेन अपनी पावर्स का यूज करता है, बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से छूट जाता है और सीधा वो डन स्मिथ पर अटैक करता है, और जिसकी वजह से डन स्मिथ के हाथ से वो इक्विपमेंट दूर फेंक जाता है। यहाँ हमें फ्राई के बारे में बताया जाता है जो कि डेथ पार्ट का बियॉन्डर है। इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा जो घोस्ट की वीक पॉइंट्स बता सके इन्हें। इसके राइट हैंड काफी ज्यादा वीक है। क्लेन मौके का फायदा उठाते हुए उस एम्बलम को उठा रहा होता है, लेकिन अचानक ही उसे एक तगड़ा सा मुक्का पड़ता है। अचानक ही हमें पता चलता है कि डन ने उस घोस्ट और क्लेन को दोनों को ही अपनी गेंजुत्सु में फंसा रखा था। और अचानक ही हम यहाँ देखते हैं कि उस पेंडेंट का टाइम पूरा हो जाता है, जिसके कारण वो घोस्ट मर जाता है। ऐसे ये लोग उस घोस्ट के बारे में काफी बात कर रहे होते हैं। अचानक इन लोगों को एक पेंटिंग मिलती है जो कि काफी साल पुरानी पेंटिंग थी, करीब 1000 साल पुरानी पेंटिंग थी वो। और यहाँ हम इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ बताया जाता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि शायद से इस कैसल का मालिक ही वो है, लेकिन यहाँ हमें एक चीज पता चलती है, ये काफी साल पहले ही गायब हो गया था। इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता ये कहाँ गया। लेकिन क्लेन को यहाँ डाउट होता है, ये जाना पहचाना सा इंसान लग रहा है, ये तो मेरा एसएसटी का टीचर है ज़ीक। अपना मास्टर 1000 साल पुराना बंदा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रे। यहाँ देते हैं ये तीनों एक तगड़ा सा प्लान बनाते हैं कि हर एक इंसान 2 घंटे के लिए एनवेलप रखेगा, और पहली बारी थी क्लीन की अंदर जाने की, बाकी 2 इसकी चौकीदारी करेंगे कैसल के बाहर। क्लीन सोच रहा होता है ये पेंडेंट आया कहाँ से, अपनी पावर्स यूज करके देखता हूँ ये आया कहाँ से। यहाँ हम देखते हैं कि क्लेन को कुछ अजीब सा दिखता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस दुनिया में टोटल 7 तरह के गॉड है, और इनके लिए एक स्पेशल मंदिर भी बन चुके हैं जिसे चर्च भी कहा जाता है। यहाँ हम देखते हैं हमें एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है, उसके सामने एक गोल्डन लिक्विड पड़ा हुआ था। अचानक ही वो लिक्विड पेंडेंट में चला जाता है, और पेंडेंट में जाते ही
वो इंसान जल के राख हो जाता है। क्लीन इतना समझ गया था कि इसे ये पावर्स उस गोल्डन लिक्विड से मिल रही है। अचानक ही क्लीन उस गोल्डन लिक्विड की एक बूंद को छू लेता है, जिसके कारण उस जगह में आग लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ देखते क्लीन ने काफी गद्दारी कर दी थी, जिसके कारण क्लीन मर भी सकता था, क्योंकि इनके वर्ल्ड में अलाउड नहीं है किसी भी गॉड को ऐसे देखना। वो साक्षात अपनी दर्शन करने वाला था सन गॉड से, और ये आग और किसी ने नहीं, उसकी ग्रे फॉग ने बुझाई थी, जिसके कारण आज क्लीन जिंदा है, नहीं तो आज उसकी राख भी नहीं बचती। अचानक ही क्लीन को अपने सामने काफी सारे वर्ड्स दिखते हैं, द एंजल ऑफ प्योर व्हाइट, और उसे सन पाथवे का सीक्वेंस 4 का नाम भी पता चल जाता है, जिसका नाम था अनशैडोड। ए बच्चे, चीटिंग नहीं करने का, गॉड्स को डायरेक्टली कभी नहीं देख सकते। और यामदिती क्लीन ने इतनी बुद्धि कलेक्ट करने के बाद वो वहां से चला जाता है, और अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके कारण अब एलिजाबेथ को डरावने से सपने नहीं आएंगे जो उसे रात में भी सोने नहीं देते। यामदिती क्लीन के मैसेज में एक चिट्ठी पड़ी थी जो कि उसके मास्टर एजिक ने भेजी थी। माय डियर क्लीन, मैं जानता हूँ काफी दिनों से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई। मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो तुम मेरे से पूछने आए थे ना, हॉर न किसका मतलब, वो मुझे पता चल चुका है। अगर तुम पे वक्त है तो मुझसे मिल ले आओ। यहाँ पे क्लीन जैसे ही एजिक के रूम में जाता है, अचानक ही वो एक बड़ी सी शॉकिंग चीज देखता है। प्रिय मास्टर के दीवार पर जो चित्रकारी बनी थी, और ये चित्र तो किसी कैसल से मिलता है। अरे ये तो कल वाले कैसल से है, लामोट कैसल। और अचानक ही एजिक वहां प्रकट हो जाती है। मेरे को आजकल बड़े डरावने सपने आ रहे हैं। जब भी सुबह उठता हूँ तो ये पेंटिंग मुझे मेरी दीवार पे मिलती है, पता नहीं कौन बना देता है। और यहाँ देखते वो जिस काम के लिए यहाँ आया था, तो उसका मास्टर उसे एक किताब पकड़ा देता है, और यहाँ क्लीन सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो बच्चे, इस किताब को घर ले जाना मना है, क्योंकि तू इस स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, तो इसका मतलब तुझे यहीं पढ़नी पड़ेगी। समझ लिया है ना। और जैसे ही वो बुक खोलता है, अचानक ही उसे एक कैसल दिखता है, और वो कैसल थोड़ा जाना पहचाना लगता है। और यहाँ पे पता चलता है काफी टाइम पहले क्लेन ने एक टूटे फूटे कैसल को देखा था, और जिसके अंदर एक बड़ा सा लंबा चौड़ा सा सिंहासन था। यहाँ हम देखते हैं क्लेन काफी देर पढ़ रहा होता है। उसे थोड़ा बहुत पता चलता है कि इस हॉर्नाकिस के मैटर में एवरनाइट गॉडेस का भी थोड़ा बहुत हाथ है। अचानक ही हम ये देखते हैं क्लेन वहां पर रखी हुई कॉफी पीता है, क्योंकि उसका गला काफी ज्यादा सूख गया था, लेकिन वो कॉफी काफी ज्यादा कड़वी थी, जिसके कारण वो 2 चम्मच चीनी डाल लेता है। लेकिन उसी वक्त उसका प्रिय मास्टर पूछता है कि बेटा तू तो पहले इतना मीठा नहीं लेता था, अब कैसे ले ला मीठा। और जैसे तैसे बात को रफा दफा करके वो दूसरे बेड पे बात कर रहे होते हैं। एजिक बताता है कि आजकल वो डार्क मैजिक पे काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा है। मैंने काफी तेरे पे रिसर्च मारा, तो तेरा भविष्य मुझे लग रहा है कुछ छेड़ाछाड़ी हुई है तेरे भविष्य के साथ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोगों का कुछ ताल्लुक तो है। यहाँ तक कि एजिक को ये भी पता चल गया था कि उसके प्रिय छात्र ने उस चित्रकारी वाले कैसल को अपनी आंखों से देख चुका है। तो अब इस पे कोई सीक्रेट बचा नहीं है। यहाँ देखते वो एजिक को लेके उस कैसल की तरफ आ जाता है, और यहाँ देखते क्लेन अपनी पावर्स यूज करके सोच रहा होता है कि मेरा सही डिसीजन तो है ना। एजिक को यहाँ लाने के बाद उसे पता चलता है कि मुझे एजिक की मदद करनी चाहिए। मुझे पता चला है कि फ्यूचर में एजिक मेरी जान बचाएगा। और एजिक के यहाँ आते ही एजिक को अपना पास्ट याद आने लग जाता है। ये टूटा फूटा महल काफी टाइम पहले एक हरा भरा महल था, जहाँ की मेरा प्यारा घोड़ा और मेरी प्यारी वाइफ और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे खेला कूदा करते थे। मेरे बच्चे को तलवारबाजी में काफी ज्यादा मजा आता था। क्लेन को एक चीज समझ आ जाती है, जो कैसल के बाहर वो एक वॉरियर था, वो और कोई नहीं एजिक का बेटा था। लेकिन वो किस मुंह से बताए कि उन लोगों ने उसके बेटे को मार दिया। यहाँ देते क्लेन एजिक की मेमोरीज पढ़ रहा होता है। अचानक ही वो लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ की एक बड़ा ही खतरनाक सा और डरावना सा कॉफिन रखा हुआ था, जिसे ताबूत भी कहा जाता है। और उस कॉफिन में और कोई नहीं, एजिक के बेटे की डेड बॉडी पड़ी थी। और अचानक ही हम यहाँ देखते हैं कि काफी सारी आत्माएं इस रूम में आ जाती है, और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा पास्ट दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं एजिक का पास्ट था। अचानक ही कहानी एक वॉर पे शिफ्ट होती है, जहाँ की हर तरफ लाश ही लाश पड़ी थी। काफी सारे सिपाही उनको जिंदा जला रहे थे, जो बचे थे जिंदा। लेकिन पता नहीं कैसे एजिक जिंदा बच गया था, जिसे देख के सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। अगली सीन में हमें एक बूढ़ी सी अम्मा को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी कि एक महान योद्धा आएगा, वो जलते हुए आएगा। और यहाँ हम देखते हैं सभी वॉरियर्स एजिक पे हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक ही हम देखते हैं एजिक इन सब पे भारी पड़ रहा था। एजिक अपनी पावर्स यूज करता है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ा जाइंट सा
स्केलेटन आ जाता है जो कि अपने हाथों से बिल्कुल मसल रहा था, पैरों से कुचल रहा था। अगले सीन में हमें कुछ और दिखाया जाता है कि एज़ेक बड़े ही महंगे और तगड़े आर्मर में था, जो देख के भाई गूज़बम्स आ गए थे, जिसके कारण वो वॉर जीत गया था। उसे काफी सारे टाइटल मिलते। और अगले सीन में हमें एज़ेक की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ की उसकी बीवी और बच्चे दोनों ही काफी खुश थे। यहाँ देखते हैं उसका लड़का अपने पापा की तरह ही बनना चाहता था, एक वॉरियर। यहाँ देखते हैं एज़ेक के आसपास काफी सारी घोस्ट की आर्मी खड़ी हो जाती है। यहाँ में एक चीज बताया जाता है कि एज़ेक की पावर के कारण उसकी फैमिली पे काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ देखते हैं एज़ेक को सब समझ आ गया था कि उसके कारण उसका परिवार खत्म होने वाला है, और वो उसी वक्त सबको छोड़ के वहां से चला जाता है। यहाँ में एज़ेक के बारे में बताया जाता है, जो कि डेथ पाथवे का बियॉन्डर है, लेकिन इसका सीक्वेंस नंबर अभी रिवील नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ हम देखते हैं उसके बेटे को जिंदा ही दफन कर दिया था। यहाँ देखते उसकी पूरी बॉडी में से उसका सर गायब था, और ये हाल ही में किया हुआ काम लग रहा है। क्लीन इतना समझ गया था इसकी बॉडी के साथ एक छेड़छाड़ हुई है, जिसके कारण वो एक घोस्ट बन चुका था। एज़ेक वचन लेता है कि जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। यहाँ देखते हैं एज़ेक अपनी पावर यूज करता है और पता लगाता है उसके बेटे की खोपड़ी कहाँ है। अचानक ही क्लीन और एज़ेक किसी गेट के सामने आ जाते हैं, और अचानक ही हम वहाँ देखते हैं कि काफी सारी खोपड़ियां वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन एज़ेक को निराश ही होना पड़ा, क्योंकि उसको अपने बेटे की खोपड़ी नहीं मिली। यहाँ हम देखते हैं एज़ेक अपने बेटे को सही जगह दफना देता है। यहाँ हम देखते हैं क्लीन एज़ेक से पूछता है कि बाय द वे हम जिस काम के लिए आए थे अब कुछ पता चला अपने बारे में। वेल, ये तो बोलना सही नहीं रहेगा कि मैंने देखा नहीं है। मैंने काफी ज्यादा सपने देखे हैं, लेकिन मुझे इन सब से एक चीज तो पता चल जाता है, मैं काफी सालों से जिंदा हूँ, करीब 1200 सालों से। कभी वो ऐसे सपने देखता है जिसमें उसकी फैमिली काफी हैप्पी है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन सब सपने में एंड में वो अपनी फैमिली को चोट पहुंचाता है, और हर बार वो अकेला ही बचता है। उसे एक चीज तो पता चल गया था कि ये सब सपने तो नहीं थे, ये एक हकीकत थी, जो कि मेरे पुरानी पास्ट लाइफ है। ऐसे कभी तक काफी बार मर चुका है, लेकिन वापस से उसका पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होने के बाद वो अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाता है। अब काफी लाइफ जीने के बाद उसने एक चीज सोच ली थी कि अब उसे फैमिली बनानी ही नहीं है, जब उसे एंड में अकेला ही रहना है। तो यहाँ हम देखते हैं एज़ेक क्लीन को थैंक यू कहता है, मुझे मेरी राह दिखाने के लिए। क्लीन भी सोच रहा होता है कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी पुरानी लाइफ में जाऊंगा और अपनी हैप्पी लाइफ जीऊंगा। लेकिन क्लीन के माइंड के अंदर कुछ और भी चल रहा था। बाय चांस अगर मैं अभी चला जाऊं, लेकिन इन लोगों का क्या होगा, मेलिसा, बेल्सन, क्योंकि क्लीन तो मर चुका है। इसके लिए मुझे अपनी फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कि मुझे एक बात का रिग्रेट ना रहे कि मेरे पे टाइम था, मैंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। चलो फिर मिलने चलते अपने भाई बहनों से। इससे हमें एक सीख मिलती है, कम से कम थोड़ा टाइम तो दो मेरे को।